इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में। आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। पीएम मोदी का दावा, 4 मई के बाद बनेगी बीजेपी की सरकार। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा रोड शो। अमित शाह ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन। इंद्रनील खान के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता। राजस्थान के टोंक में बीजेपी का विपक्ष पर हमला। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार का दावा। नितिन नवीन ने कांग्रेस पर अधिकार रोकने का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के धनियाखली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की चुनावी जनसभा। सीएम योगी का ममता सरकार पर हमला। बोले सरकार ने बदली बंगाल की संस्कृति। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित भी किया और चुनावी जीत का भरोसा जताया। बैरकपुर में कंकीनारा स्थित जलेबी मैदान में आयोजित इस जनसभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि वे जहां जहां बंगाल में गए हैं, वहां के लोगों के उत्साह को देखकर उन्हें पूरा विश्वास है कि 4 मई के नतीजे के बाद भाजपा की सरकार बनेगी। यही धरती आज बंगाल में परिवर्तन की राह को और प्रशस्त कर रही है। यहां हर तरफ एक ही गूंज है, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। साथियों, आप सभी इतनी दूर दूर से और सुबह सुबह हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था, करीब 2 किलोमीटर का रास्ता। दोनों तरफ ऐसा लोगों का हुजूम था, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि सुबह सुबह हजारों लोग आशीर्वाद देने के लिए आए। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। साथियों, इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। और इसलिए मेरा उत्साह और बढ़ जाता है। साथियों, मैं पिछले 3-4 दशक से देश के कोने कोने में जाता रहा।
राजनीति में आने के बाद, भाजपा में आने के बाद मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी जो भी काम कहती है वो मैं करता हूं। चुनाव की जिम्मेदारियां संभालना भी इसी का एक हिस्सा रहा है। मैं न दिन देखता हूं न रात, न मौसम देखता हूं, चल पड़ता हूं। साथियों, जब से घर छोड़ा है मुझे आप सबके बीच रहने में सुख मिलता है, सुकून मिलता है और आप ही मेरा परिवार है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में चुनावी सरगर्मी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा रोड शो किया। बता दें, अमित शाह ने बेहाला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार इंद्रनील खान के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान सड़कों पर भारी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक नजर आए। रोड शो के जरिए भाजपा ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और मतदाताओं को साधने की कोशिश की। इलाके में जगह जगह लोगों ने अमित शाह का भव्य स्वागत किया। बंगाल में चुनाव प्रचार अब अपने चरम पर है और सभी दल जनता को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। राजस्थान के टोंक से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। अपने संबोधन में नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ना तो महिलाओं को सुरक्षा दे सका और ना ही सम्मान, बल्कि जब उन्हें अधिकार और हिस्सेदारी देने का समय आया तो उसे रोकने का काम किया गया। यही तो हमारी सोच है, यही तो हमारे संस्कार हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम के नारे से काम करते हैं। पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट की भूमिका में हम काम करते हैं। हम मानते हैं कि राष्ट्र के लिए हम काम करते हैं और राष्ट्र के लिए हम मरना भी और समर्पण भाव से काम करना अपने आप को मानते हैं। मित्रों, आज जब हम एक और अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, वहीं पर देश में ऐसी ताकतें भी काम कर रही हैं जो लगातार इस देश को कमजोर करने का प्रयास करती हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश भर में मां बहनों को सुरक्षा देने का काम, सम्मान देने का काम, उनके स्वाभिमान को बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य है ऐसे ही समय में कि वही विपक्ष अपनी मां को सम्मान और सुरक्षा तो नहीं दे सका, लेकिन जब हम उन्हें मां और को सम्मान और सुरक्षा दिया, अब उनके हिस्सेदारी की बारी थी। नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से हम महिलाओं के उनके हिस्सेदारी को, उनके हक को बढ़ाने का काम कर रहे थे, लेकिन उसको भी रोकने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस के साथियों ने किया है। मित्रों, मैं आपके माध्यम से कहता हूं, जो भी कांग्रेस के यहां नेता होंगे, कांग्रेस के जो सांसद होंगे, उनसे जाके पूछिएगा मेरी माता बहनों का आपने हक क्यों छीना है। मित्रों, क्योंकि उनको जवाब देना होगा, क्योंकि उन्होंने अगर हमारी मां बहनों का हक छीना है तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार खड़े हैं। और मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने नरेंद्र मोदी जी जब जब कोई बात का संकल्प करते हैं तो उसको सिद्धि तक पहुंचाते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही महिलाओं का उस अधिकार को दिलाएगा और नारी वंदन अधिनियम निश्चित रूप से समय आने पर हम पूरा करेंगे। पश्चिम बंगाल के धनियाखली से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। बता दें, धनियाखली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस जनसभा में योगी आदित्यनाथ भाजपा उम्मीदवार बरनाली दास के समर्थन में पहुंचे थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जो बंगाल कभी अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता था, आज वहां हालात बदल गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जय श्री राम के नारों पर आपत्ति जताई जाती है और सनातन परंपराओं पर बोलने से रोका जाता है। बंगाल की धरा है जिसने जगदीश चंद्र बसु जैसा वैज्ञानिक दिया, सत्येंद्रनाथ बसु जैसा महान क्रांतिकारी दिया, जिसने बिपिन चंद्र पाल दिए और जिसने भारत के युवाओं की भुजाओं में एक नया ओज और तेज पैदा करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा महान नेता भारत को दिया। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहन और भाइयों, नेताजी
भारत की आजादी के लिए भारत के युवाओं का आह्वान करते हैं। पूरे भारत का युवा एकत्र होकर के नेताजी के साथ चला था। ज्यादा समय तक ब्रिटिशर भारत को गुलाम नहीं बना पाए। भारत आजाद हुआ। ये वही धरा है जिसने 1857 में भारत के प्रथम स्वातंत्र समर की लौ जलाई थी। ये बंगाल की धरा बैरकपुर से प्रारंभ हुई थी। ये बंगाल की ही धरा है जिसमें खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूम गए थे। और ये बंगाल की धरा है जिसने 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध करते हुए स्वदेशी का नारा पूरे भारत को दिया था। बहनों और भाइयों, आज उस बंगाल को, जो बंगाल कभी अपने कला और साहित्य के कारण भारत की कल्चरल राजधानी कहलाती थी, कल्चरल कैपिटल के रूप में विख्यात थी, जो बंगाल अपने कल कारखानों के कारण भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन था, आज उस बंगाल का क्या हो गया? उस बंगाल में आज कल्चरल कैपिटल कहलाने वाली बंगाल, ममता दीदी आज नाराज होती है जब जय श्री राम का नारा लगता है। ममता दीदी को ऐसे लगता है जैसे उसकी सत्ता हिल रही है जब हम हर हर महादेव का नारा बोलते हैं। मैं भी आया था तारकेश्वर, मैं भगवान तारकनाथ जी का दर्शन करके मैं आ रहा हूं। मैंने देखा है, आप सोचिए अगर यहां डबल इंजन की बीजेपी की सरकार होती तो तारकनाथ मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर होता। श्रद्धालुओं को भी सुविधा होती और एक एक व्यापारी को भी व्यवस्थित रूप से अपना व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त होता। बहनों और भाइयों, लेकिन यहां तो पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और पिछले 15 वर्षों में टीएमसी के द्वारा बंगाल को कंगाल बनाया गया है। बंगाल में भारत की सनातन परंपरा के बारे में बोलने को प्रतिबंधित किया जाता है। बंगाल की डेमोक्रेसी को बदला जा रहा है। जय श्री राम पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मां दुर्गा पूजा और मां दुर्गा पूजा विसर्जन की, मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किया जाता है। लेकिन ममता दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती और इफ्तारी की दावत कराती है। कोई भी हिंदू पर्व त्योहार होने के पहले यहां उपद्रव शुरू होता है, कर्फ्यू रहता है, सरेआम को हत्या होती है, लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं घटित हो रही हैं। टीएमसी मौन है और इस मौन के खिलाफ आज बंगाल मुखर हुआ है। आज बंगाल मुखर हुआ है टीएमसी के कुशासन से मुक्ति के लिए। और इसी राजस्थान की राजधानी जयपुर से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव के नतीजों को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और 4 मई का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव ऐसा है जिसमें भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। गहलोत ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा और इसे आतंक जैसा बताया। क्या माहौल नजर आ रहा है आपका? जो आए थे नेता उनसे मित्रों के माहौल बता दीजिए ना। पश्चिम माहौल, बंगाल का माहौल, चुनावी माहौल 4 तरह का इंतजार कीजिए। ऐसा माहौल है, अच्छी फाइट हो रही है वहाँ पर और पहले कहना बड़ा आसान नहीं है। चुनाव इस प्रकार का हो रहा है,
भविष्यवाणी नहीं हो सकती है। लेकिन जो माहौल बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जो दिखाया जा रहा है, देखिए इतना धन का दुरुपयोग कर रहे हैं वो लोग, इतना इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरी जान आज़ादी के बाद में इस बार जो इलेक्शन कमीशन की भूमिका हुई है बंगाल में, मेरी समझ में इस प्रकार का आतंक कभी देखा नहीं। FIR का आतंक अलग है। 90 लाख वोट कट गए, उसमें 31 लाख वोट सही पाए गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप बैठाइए जुडिशियल ऑफिसर्स को, न्यायाधीशों को। वो टीमें बनी, वो भी 31 लाख को जांच नहीं कर पाई। कोई 137 वोट कैसा कुछ किया, 137 वोट। आप सोच सकते हो, मेरी दृष्टि में तो चुनाव पोस्टपोन क्यों नहीं किए इलेक्शन कमीशन ने। उनकी पहली ड्यूटी है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, क्या कोई जीतो चुनाव निष्पक्ष हो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी की तो वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। उसमें कोई जुडिशरी हो, प्रशासनिक लोग हो, सरकार हो, कोई मायने नहीं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। डेमोक्रेसी तभी बढ़ती है तब निष्पक्ष चुनाव हो, और चुनाव में कोई जीते पार्टी अलग बात है। वहाँ पर जो सड़कों पर उतारे गए CSF के या CRPF के बंदूकें, क्या बंदूकें लगी हुई है, क्या बख्तरबंद गाड़ियाँ, तो क्या हो क्या रहा देश के अंदर, क्या हो रहा है? इस रूप में वहाँ पर डराया गया है, धमका गया है और पैसे बांटे जा रहे हैं। मतलब कोई ऐसा साधन नहीं है जो उन्होंने नहीं लगाया हो। वो अलग बात है, 6 महीने पहले लोगों को बैठा दिया, बेच दिया पूरे देश से लोगों को, कुछ 6 महीने, कुछ 3 महीने। उसमें हम लोग उनकी कुछ शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक तरीका है चुनाव लड़ने का अलग अलग। उन्होंने अपनाया तरीका एडवांस में कन्विंसिंग करने का, घर घर जाने का, मैनेजमेंट करने का। उस पर मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। पर शिकायत इस बात की है, बाकी जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, धन का दुरुपयोग हो रहा है। और क्या सब काम लिया, क्या वो बख्तरबंद गाड़ी है, सड़कों में घूम रही थी वहां पर। इसको हम क्या कहें? FIR के माध्यम से लोग वोट कट गए हैं, कई लोग वोट दे नहीं पा रहे हैं। अगर वोट यहाँ पैदा हुआ व्यक्ति नहीं दे पाएगा तो इससे बड़ा क्राइम क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है। ये माहौल में हम क्या बताएं आपको, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो किले कट अपनी बात कह रहा हो, साहब ये होने जा रहा है। अगर BJP माइनर व्यक्ति कोई मिल गया, पत्रकार भी, तो वो उस ढंग से बात कर रहा है। TMC का पत्रकार को मिल गया तो उस ढंग से बात कर रहा है। और कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि भाई एक बार हमने जानबूझ के सभी सीटों पर चुनाव लड़वाए हैं, क्योंकि पहले करीब 30-32 साल राज किया CPM ने, 15 साल राज कर रही है आपका ममता जी। अब ये BJP गुजराएगी, वहाँ मान लो, जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। चुनाव नाम की चीज तो कोई है ही नहीं, चुनाव नाम की कोई चीज नहीं है। हथकंडा वाला कैंपेन चल रहा है, हथकंडा वाला मैनेजमेंट है चुनाव का, हथकंडों से जीतने का वहाँ पर षड्यंत्र चल रहा है। अगर उसमें कामयाब हो गए तो सामने आ जाएगा 4 तारीख को। फेल हो गए तो ममता जी वापस मुख्यमंत्री बन जाएगी, ये मेरा मानना। पर चुनाव जो है इलेक्शन कमीशन के खुद के हारने का, जीतने का है। अगर वो जीतेगा तो बर्बाद करके जाएगा ये इलेक्शन कमीशन, बंगाल को भी और देश को भी बर्बादी के रास्ते पर ढकेल रहा है चुनाव आयोग देश का। ये मेरा आरोप उनके ऊपर। और चुनाव आयोग हार गया तो एक सबक मिलेगा चुनाव आयोग को भी। सब कुछ उन्होंने कर लिया तब भी हम जीत नहीं पाए। सर, आम आदमी पार्टी के सातों सांसदों का मैंने कहा आपको
खबर कर्नाटक के हुबली से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कैबिनेट फेरबदल, कोविड जांच और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें, मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि पार्टी में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है और सभी नेता हाईकमान के फैसले के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार होना चाहिए ताकि अन्य नेताओं को भी मौका मिल सके। बता दें, कोविड के दौरान हुए कथित घोटालों पर उन्होंने कहा कि जांच जारी है और सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने माना कि उस दौरान संसाधनों के दुरुपयोग के संकेत मिले हैं। ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನೋಡಿ, ಮೊನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಜಟಿಲವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಈಗ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಮಾನ ಇದು. ಒಂದು ಭಾಳ ದಶಕಗಳಿಂದ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ, ಇದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. MLAಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ. ಈಗ ನನಗೆ ಬಂದು ಏನೋ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಥರ ಮಾತುಕತೆ ಆಯ್ತು, ಅಧಿಕಾರ ನೋಡಿ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಅದು ಅವರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದೆ, ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ದನೂ ಇಲ್ಲ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹುಟ್ಟೋಬೇಕು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಅದರ ನಿಮ್ಮ ಊಹೆಗಳ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿಸ್ತರಣೆ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ? ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ 3 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಈಗ ಬಹುಶಃ ಅದು ಆಗುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೇ 20 ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಡೇಟೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆವಾಗವಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ಸಚಿವರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಭವಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಚಿವರನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಏನೇ ತೀರ್ಮಾನ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ, ಆಯಿತಾ. ಏನೇ ತೀರ್ಮಾನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇರುವಂಥ ಸಚಿವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೇನೋ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ದೊಡ್ಡತನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಡಿ ಕೂನಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೂನಾ, ಡಿ ಕೂನಾ ಅಲ್ಲ, ಕೂನಾ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೂನಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅವರೇನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಆ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನೇ ನಾವು ಕ್ರಮ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಜಾಂಶ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ನಾವು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಗಿತ್ತು, ಲಭ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ತರಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಹೊರತು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಊಹೆ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದು ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ओके, थैंक यू। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है।
पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।